क्यों जल गया न ताब रुखे यार देखकर। क्यों जल गया न ताब रुखे यार देखकर। जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 60 है। आइए इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत शेर हैं और एक दो शेर ऐसे हैं जो जिनको मैं लेजेंडरी समझता हूँ। तो फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला शेर है कि क्यों जल गया न ताब रुखे यार देखकर। जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर। आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे। आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे। सरगर्म नाला हाय शरर बार देखकर। क्या आबरुए इश्क जहां आम हो जफा। क्या आबरुए इश्क जहां आम हो जफा। रुकता हूँ तुमको बेसबब आज़ार देखकर। आता है मेरे कत्ल को पर जोश रश्क से। आता है मेरे कत्ल को पर जोश रश्क से। मरता हूँ उसके हाथ में तलवार देखकर। साबित हुआ है गर्दने मीना पे खून खल्क। साबित हुआ है गर्दने मीना पे खून खल्क। लर्जे है मौज में तेरी रफ्तार देखकर। वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ। वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ। हमको हरी से लज्जते आज़ार देखकर। बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ। बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ। लेकिन अयार तबे खरीदार देखकर। क्या खूबसूरत शेर है। बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ। लेकिन अयार तबे खरीदार देखकर। जुन्नार बांध सुबह सद्दाना तोड़ डाल। जुन्नार बांध सुबह सद दाना तोड़ डाल। रह रुख चले है राह को हमवार देखकर। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं। जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। क्या बदगुमा है मुझसे कि आईने में मेरे। क्या बदगुमा है मुझसे कि आईने में मेरे। तूती का अक्स समझे है जंगार देखकर। गिरनी थी हम पे बर के तजल्ली न तूर पर। दिस इज अनदर लेजेंडरी शेर। तो कहते हैं गिरनी थी हम पे बर के तजल्ली न तूर पर। देते हैं बादा ज़र्फ़ कदा ख्वार देखकर। सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का। सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का। याद आ गया मुझे तेरी दीवार देखकर। अच्छा, तो पहला शेर देखें कि क्यों जल गया न ताब रुखे यार देखकर। क्यों जल गया न ताब रुखे यार देखकर। जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर। तो ताब रुखे यार का मतलब है महबूब के खूबसूरत चेहरे की चमक या गर्मी, लाइक रेडियंस ऑफ द बिलवेड्स फेस। और ताकत दीदार का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ साइट और विजन। तो जो आशिक लोग जो हैं उनसे तवक्को ये है, उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ताब रुख यार देख कर जल जाएं, मर जाएं। या महबूब के चेहरे पे इतनी चमक होती है, इतनी गर्मी होती है कि आशिक लोग जो हैं उसको देख के ही मर जाते हैं। महबूब गालिब साहब के सामने आया लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस बात से वो जल रहे हैं। पहली लाइन में कहते हैं क्यों जल गया न ताब रुख यार देख कर, क्योंकि मैं क्यों नहीं जल गया, मैं या अपने महबूब के रुख का ताब देख कर क्यों नहीं मैं जल गया। वो खफा है इस बात से। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देख कर। राइट। तो फर्स्ट लाइन, ही इज़ क्वेश्चनिंग, he is complaining that why did I not burn up having seen the radiance of the beloved's face. And in the second line he says now I burn up having seen my own strength of vision. तो जिस ताकत दीदार की वजह से वो जले नहीं, right? अब उसी के ऊपर वो जल रहे हैं। या he is the lover's failure to burn up is what's causing him to now burn up. तो कितना खूबसूरत ये वर्ड प्ले है। तो दूसरी लाइन जो है उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ जलने का मतलब है जेलसी से जलना, पर जेलसी तो उससे होती है जिससे आप compete कर रहे हो। इस केस में वो ताकत दीदार से खफा लग रहे हैं। तो मुझे लगता है जेलसी नहीं है, या शायद मुझे जेलसी समझ में नहीं आई, जेलसी का एंगल समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि वो ही इज़ बर्निंग आउट ऑफ एंगर और रेज। वो गुस्से में जो है वो जल रहे हैं दूसरी लाइन में, क्योंकि जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। वो चाहते थे कि वो ताकत रुख यार को देख के, ताब रुख यार को देख के जल जाएं, लेकिन ताकत दीदार ने उन्हें रोक लिया और अब इस सिचुएशन पे ताकत दीदार पे वो खफा हैं, इस बात से वो जल रहे हैं। जैसा मैंने कहा
कि वो जल इसलिए रहे हैं क्योंकि वो नहीं जले। तो पूरा शेर फिर से पढ़ देते हैं। क्यों जल गया न ताब रुख यार देख कर। इस पहली लाइन के अंदर शेर का जिस्ट है कि आशिकों की ये एक्सपेक्टेशन है और महबूबों के चेहरों के ऊपर इतनी चमक होती है कि आशिक लोग जो हैं वो उन चेहरों को देखते ही जल जाते हैं। तो कहते हैं क्यों जल गया न ताब रुख यार देख कर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देख कर। अगला शेर देखें कि आतिश परस्त कहते हैं अहले जहाँ मुझे, आतिश परस्त कहते हैं अहले जहाँ मुझे, सरगर में नाला हाय शरर बार देख कर। तो आतिश परस्त का मतलब है जो आग की आतिश की पूजा करे। ज़ोरोआस्ट्रियन रिलीजन में ये एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। और अहले जहान दुनिया के लोग उनको आतिश परस्त कह रहे हैं। इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये भी है कि क्यों क्या जो अहले जहान हैं उनको शायद काफिर कह रहे हैं, क्योंकि वो गालिब साहब फॉलोज इस्लाम। इस केस के अंदर इस्लाम की प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने आतिश परस्ती करना शुरू कर दी है। तो अहले जहान जो हैं उनको काफिर कह रहे हैं। बेसिकली बुरा भला सुनाया जा रहा है उनको इस दुनिया में, इस समाज में, लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं है। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं सरगर में नाला हाय शरर बार देख कर। वो आतिश परस्त लोग उनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गालिब साहब जो हैं वो जब नाले करते हैं, व्हेन ही साइज, व्हेन ही लेमेंट्स, तो उनकी सांसों के साथ आग की चिंगारियां निकलती हैं। या सरगर में नाला हाय शरर बार का मतलब है इन्फ्लेम्ड फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ द स्पार्क्स इन हिज लेमेंट्स। तो हुआ ये है कि इश्क शौक ने, इश्क के दुख दर्द ने उनके दिल के अंदर इतनी आग लगा दी है कि जब वो नाला करते हैं तो साथ में चिंगारियां निकल रही हैं। या और ये इस बात से वो खफा नहीं है, राइट। वो आशिक अपने टिपिकल फैशन के अंदर ही वैल्यूज़ दैट फायर, ही वैल्यूज़ दैट बर्निंग सेंसेशन इन हिज हार्ट, राइट। तो जो दिल के अंदर आग लगी हुई है वो चाहते हैं कि वो आग लगी रहे और वो उस आग की पूजा करने लग गए हैं वो। या और इस पूरी सिचुएशन को देख के अहले जहाँ उनको आतिश परस्त बोल रही है और उनको इस बात की परवाह नहीं है। तो ये एक अहले जहान की तरफ ताना भी है कि आई डू नॉट केयर, आई लव टू बर्न इन दिस फायर ऑफ लव एंड पैशन। तुम लोग जो बोलते हो बोलते रहो। आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे, सरगर में नाला हाय शरर बार देखकर। तो ओवरऑल इट्स ए पिक्चर ऑफ द हीट इन हिज लेमेंट्स एंड साइज। तो अगला शेर देखें कि क्या आबरूए इश्क जहां आम हो जफा, क्या आबरूए इश्क जहां आम हो जफा, रुकता हूँ तुमको बेसबब आज़ार देखकर। तो आबरू इश्क का मतलब है ऑनर ऑफ लव एंड पैशन। और बेसबब मीन्स विदाउट एनी रीज़न। और आज़ार इज़ सम काइंड ऑफ एफ्लिक्शन। इस केस के अंदर आप गुस्सा देख लें या महबूब के जुल्म से ढाने की अदा देख लें। तो हुआ ये है, दूसरी लाइन से शुरू करते हैं कि गालिब साहब ने महबूब को बेसबब आज़ार देखा है, बेसबब गुस्से में देखा है। या और वो रुक गए हैं, राइट। ही इज़ शॉक्ड, ही इज़ इन ए स्टेट ऑफ शॉक। उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शायद वो डर गए हैं, वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने महबूब को बेसबब आज़ार देख लिया है। और पहली लाइन में कहते हैं क्या आबरू इश्क जहाँ आम हो जफा। या तो कहते हैं यहाँ पे अब इश्क की क्या आबरू बची है, क्योंकि जो महबूब जो है वो सारे आशिकों के ऊपर जुल्म सितम ढा रही है। जफा का मतलब जुल्म, क्रोलिटी, टिरनी। तो महबूब की जफ़ा आम हो गई है, तो कहते क्या आबरू इश्क बची है यहाँ पे। और वो महबूब को बेसबब आज़ार देख के रुक गए हैं। या ये तो इसका ऊपर ऊपर से मतलब है। आई थिंक इसका डीपर मीनिंग ये है कि वो इस बात से खफा हैं कि महबूब की जफ़ा जो है वो आम हो गई है, राइट। हर क्रूलिटी हैज़ बिकम कॉमन प्लेस। तो वो सारे आशिकों पे या सारे दुनिया के लोगों के ऊपर जुल्म ढाने लग गई है उनकी जो महबूबा है। और गालिब साहब समझते हैं कि वो जो महबूब के जो जुल्म हैं वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए होने चाहिए। या क्योंकि जैसा कि हमने बहुत सारे शेरों में देखा है, महबूब जो आशिकों पे जुल्म ढाते हैं, आशिक लोग उनको सर आंखों पे लेते हैं उन जो जुल्मों को। दे चेरिश, दे कंसिडर दोज लाइक कंसिडर दैट क्रूअलिटी एज ए बैज ऑफ ऑनर, राइट। तो वो इस केस में उनको ये बात पसंद नहीं आई कि महबूब की जफ़ा आम हो गई है और इसी बात से वो खफा हैं। या तो कहते हैं क्या आबरू इश्क, कहते हैं मेरे इश्क की क्या आबरू रही, तूने तो हर एक को ये
जुल्मों सितम का जो तोहफ़ा है तू हर एक को देने लगी है, तेरी जफ़ा आम हो गई है, तो अब क्या आबरूए इश्क रही, मेरी आबरूए इश्क क्या रही इस दुनिया में अब। क्या आबरूए इश्क जहाँ आम हो जफ़ा, रुकता हूँ तुमको बेसबब आज़ार देख कर, राइट। ही इज़ बेसिकली शॉक्ड at the beloved's outrage and her anger. Not at the anger specifically, but the fact that her anger and her cruelty has become commonplace. He wants her cruelty and her anger to be available exclusively to Mirza Ghalib in this case. अच्छा, अगला शेर देखें कि आता है मेरे कत्ल को पर जोश रश्क से, आता है मेरे कत्ल को पर जोश रश्क से, मरता हूँ उसके हाथ में तलवार देखकर। तो जोश रश्क, रश्क मीन्स जेलसी और एनवी और जेलसी, तो उस चीज़ का जोश बहुत जो एनवी और जेलसी का इसके अंदर एक बहुत एब्यूलियंट फीलिंग आ गई है, लाइक एक जोश आ गया है, राइट। इट्स इंटेंस फीलिंग ऑफ एनवी और जेलसी इन दिस केस। तो जैसा हमने दूसरे शेरों में देखा है, कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट भी अगर महबूब के पास रखा हो, वो भी आशिकों को मंजूर नहीं है, मिर्ज़ा गालिब साहब को मंजूर नहीं है, राइट। तो इस केस के अंदर महबूब जो है गालिब साहब के कत्ल के लिए आ रहा है और हाथ में तलवार लेके आ रहा है। तो गालिब साहब जो है उस तलवार को अपना रकीब, अपना राइवल समझ रहे हैं, और इस बात का जोश रश्क है उनको, इस बात का उनको रश्क है, इस बात की जेलसी और एनवी है उनको, या। तो कहते हैं, खूबसूरत वर्ड प्ले देखिए कि मरता हूँ, या वो उनको मारने के लिए महबूब आ रहा है, और वो किस बात से मरे जा रहे हैं, उसके हाथ में तलवार देखकर। आता है मेरे कत्ल को पर जोश रश्क से, मरता हूँ उसके हाथ में तलवार देख कर, राइट। ही इज़ कंसिडरिंग द sword in this case as some sort of a rival, and he is jealous of it. अगला शेर देखें कि साबित हुआ है गर्दने मीना पे खून खल्क, साबित हुआ है गर्दने मीना पे खून खल्क, लर्जे है मौज में तेरी रफ्तार देख कर। बड़ा खूबसूरत शेर है, बड़ी खूबसूरत इमेजरी है। तो इस केस के अंदर लफ्ज़ देख लेते पहले। गर्दन मीना, मीना होती है वो सुराही या वो फ्लैगन या वो जग जिसके अंदर शराब रखी जाती है और फिर लोगों के कप्स में सर्व की जाती है। उसकी जो नेक है, उसकी जो गर्दन है, उसको गर्दन मीना बोला गया है। खून खल्क मीन्स ब्लड ऑफ द पीपल। तो इस केस के अंदर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और उनका जो खून है या उसके खून का जो इल्ज़ाम है उसकी बात की गई है। अक्सर वहाँ शेर व शायरी में और हमारी ज़ुबान में कहा जाता है कि खून का इल्ज़ाम उसकी गर्दन पे आएगा या किसी की गर्दन पे आएगा। उसका मतलब यह है कि somebody विल बी ब्लेम्ड फॉर द मर्डर। और मौज मैं का मतलब है वेव ऑफ वाइन। रफ्तार इस केस के अंदर महबूब की जो चाल है उसको कहा गया है। और लरजना मीन्स टू शेक, टू ट्रेम्बल, टू क्विवर, या। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो महबूब है वो नशे में है, शी इज़ इंटॉक्सिकेटेड, और उसकी खूबसूरत चाल देखकर हज़ारों लोगों का कत्ल हो गया, हज़ारों लोगों का खून हो गया है, या। और जब इस केस में अब वो शराब पी के महबूब जो है वो नशे में आया है, उसकी चाल देख के जो जितने लोगों का कत्ल हुआ है उसकी असली वजह ये है कि शराब पी के वो महबूब जो है वो नशे में आया है, राइट। तो अब इस केस के अंदर अब इमेजरी देखें कि अगर आप शराब के जग को आप हिलाएं तो उसके अंदर मौज में जो है, जो उसके अंदर शराब होगी वो लर्जेगी, लाइक इट विल क्विवर, राइट। उस और आप डर से भी जो है लरज सकते हैं, आप डर से भी ट्रेम्बल कर सकते हैं। तो उन उन इन सब सिचुएशंस को उन्होंने मिक्सअप कर दिया है, या। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो शराब है, या, वो इस बात से डर के लरज रही है कि उसकी गर्दन के ऊपर लोगों के खल्क के खून का इल्ज़ाम आएगा, या। देखिए क्या खूबसूरत इसके अंदर इमेजरी है। कत्ल जो हुआ है वो महबूब की खूबसूरत चाल को देख के हुआ है, लाइक पीपल, लाइक हर रेविशिंग lovely gait is what has killed thousands of people. But the wine that made her intoxicated in this case is worried that she will be blamed for the murder of murder of the people, murder of perhaps thousands of people in this case, right? Because the wine was responsible for making the beloved intoxicated. तो बड़ी खूबसूरत देखे इसके अंदर वर्ड प्ले है
ओवरऑल तो ये तारीफ़ इसके अंदर महबूब की खूबसूरत चालगी की जा रही है। तो कहते हैं साबित हुआ है गर्दन मीना पे खून खल्क, लर्ज़े है मौज मैं तेरी रफ्तार देख कर। तो जो शराब है उसको भी इसके अंदर पर्सोनीफाई कर दिया गया है, जो मीना है उसको भी इसके अंदर पर्सोनीफाई कर दिया गया है। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ, वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ, हमको हरी से लज्जत आज़ार देख कर। तो वाह हसरता का मतलब है अलास लॉन्गिंग, हसरता मीन्स लॉन्गिंग। तो आम, हरी से लज्जत आज़ार का मतलब है ग्रीड फॉर द प्लेजर ऑफ क्रूलिटी। और जो महबूब की जो जुल्म सितम है, उसकी जो टिरनी, उसका जो रैथ है, उसके लिए आपके दिल के अंदर लज्जत है, राइट, यू इन्जॉय इट। ये तो गालिब साहब कहते हैं कि वो हरी से लज्जत आज़ार थे, उनको हरी से लज्जत आज़ार देकर महबूब ने अपने जुल्म सितम से हाथ खींच लिया है। बेसिकली शी हैज़ स्टॉप्ड giving her cruel treatment to the beloved in this case. तो आशिक cruel treatment to the lover in this case. तो जो महबूब है उसने देखा कि आशिक जो है वो जुल्म सितम जो है उनको एंजॉय करता है, राइट, जुल्मों को एंजॉय करता है। तो आशिक के दिल में हरी से लज्जत आज़ार है। तो फिर महबूब ने एक और अदा अब ढूंढ ली जुल्म ढाने की। वो क्या किया उसने उसने जुल्म से हाथ खींच लिया, जुल्म ढाने बंद कर दिए। तो कितना खूबसूरत वर्ड प्ले है, डिस्क्रिप्शन के आशिक जो हैं वो कैसे महबूब के हाथों जुल्म जो आते हैं उनकी तरफ उनको एंजॉय करते हैं। लज्जत यूज़ का वर्ड यूज़ किया गया है कि लज्जत आज़ार है उनके दिल में, और महबूब रोज़ नए नए ढंग ढूंढ लेता है उनको तंग करने के लिए। और इस केस के अंदर उसने अपने आज़ार से सितम 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 ढाने से अपना हाथ खींच लिया है। वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ, हमको हरी से लज्जत आज़ार देखकर। अच्छा, अगला शेर देखें कि ये बड़ा खूबसूरत शेर है। इसके अंदर गालिब साहब ने अपनी पोइट्री के बारे में लिखा है, अपनी शायरी के बारे में लिखा है। वो पहले भी अपनी शायरी के बारे में बहुत सारे शेर लिख चुके हैं। तो ये अक्सर कहा जाता था कि गालिब साहब जो हैं वो ही हैड अ लॉट ऑफ प्राइड है। तो वो ऐसे आम शायरी नहीं लिखते थे, उनको ये पता था, वो उन्होंने कहा भी है ये बात कि मैं आम शायरी नहीं लिखता हूँ। और वो जो अपने सुनने वाले थे उनको भी सिलेक्टिवली पिक करते थे। ऐसा नहीं है कि गली के किसी कोने में बैठ गए और अपने शेर व शायरी सुनाना शुरू कर दिया, राइट। ही believed in the worth of his शायरी and carried himself and his शायरी with a certain level of dignity। तो लोग कंप्लेन करते होंगे इस केस के अंदर कि जनाब आपकी शायरी तो हमको जो है समझ में नहीं आती, आप समझाते भी नहीं हैं, या फिर आप सब लोगों को शायरी जो है आसानी से सुनाते भी नहीं हैं। तो गालिब साहब ने कहा है कि बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ। मताए सुखन का मतलब है मर्चेंडाइज और गुड्स ऑफ पोइट्री। तो लेकिन अयार तबे ख़रीदार देख कर, या तो अयार तबे ख़रीदार का मतलब है लाइक द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द बायर। तो कहते हैं कि शेर व शायरी की दुकान लगा रखी है उन्होंने, उसके अंदर जो सामान बेचा जा रहा है वो क्या है, वो सुखन है, उनकी शायरी है जो बेची जा रही है। तो कहते हैं कि अगर हमको ऐसा ख़रीदार मिले, या जो इस सुखन की दुकान में, शायरी की दुकान में जो सामान बिक रहा है उसका उसको परखने वाला हो, उसको अप्रिशिएट करने वाला हो, राइट, तो इस सामान के साथ साथ मैं खुद भी बिक जाऊंगा, मैं सामान के साथ साथ अपने आप को खुद उसके ऊपर निशावर कर दूंगा। लेकिन मुझे जो है राइट बायर चाहिए, राइट, द आई ही वांट्स ए कॉनशोर, राइट, ही वांट्स somebody who can appreciate his शायरी, he can somebody who can put in the effort to understand and appreciate his शायरी। तो ऐसा ख़रीदार आए तो कहते हैं कि मैं बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ, कि शायरी तो मैं उसको क्या बेचूंगा, मैं खुद अपने आप जो है बिक जाऊंगा मताए सुखन के साथ। बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ, लेकिन अयार तबाए ख़रीदार देख कर। तो बड़ा खूबसूरत शेर है। He is just looking for people who can really understand and appreciate his शायरी। अच्छा, अगला शेर देखें कि जुन्नार बांध सुबह सद्दाना को तोड़ डाल,
जुन्नार बांध सुबह इस सद्दाना को तोड़ डाल, राह रोह चले है राह को हमवार देखकर। सॉरी, इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। जुन्नार बांध सुबह इस सद्दाना को तोड़ डाल, रह रोह चले है राह को हमवार देखकर। तो जुन्नार जो हिंदू रिलीजन में जो प्रीस्ट्स होते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, उन्होंने जो धागा बांधा होता है उसको जुन्नार कहते हैं। और सुबह सद्दाना इज़ जो इस्लाम में दूसरी ट्रेडिशंस में भी है, पर इस्लाम में जब खुदा को याद करने के लिए वो एक माला का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर एक इन्होंने सद्दाना बोला है, उसके अंदर 100 बीड्स होते हैं। तो वो जो प्रेयर बीड्स की जो माला है उसको यहाँ पे सुबह सद्दाना बोला है उन्होंने। तो कह रहे हैं इस केस के अंदर ये एक ऐसा शेर है जिसके अंदर वो दूसरे शेर भी ऐसे आए हैं जिसके अंदर वो रिलीजियस थॉट जो है, जो प्रिवेलिंग रिलीजियस थॉट है, प्रिवेलिंग रिलीजियस अथॉरिटी जो है, उसके अगेंस्ट शेर जो है उन्होंने कुछ लिखे हैं। ये उस तरह का एक शेर है। तो वो कह रहे हैं कि तू अपने माला को तोड़ डाल, सुबह सद्दाना को तोड़ डाल और जुन्नार बांध ले, राइट, काफिर बन जाए इस केस के अंदर। और दूसरी लाइन में कहते हैं रह रोह चले है राह को हमवार देख कर, राइट, कि द ट्रैवलर विल मूव अलॉन्ग ईजिली ऑन ए स्मूथ रोड। तो वो जुन्नार जो है उसको उन्होंने कंपेयर किया है उस माला से। तो आप फिज़िकली देखें कि उस माला के अंदर जो बीड्स होंगे या जो मोती होते हैं उसके अंदर, दे आर बम्पी, राइट। तो अगर आप जुन्नार को एक रोड से कंपेयर करें और माला को एक रोड से कंपेयर करें, तो उस माला वाली जो रोड है उसके अंदर बम्प्स होंगे, उसके अंदर आपको ठोकरें लगेगी, उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि वो मोती हैं। और जुन्नार जो है वो स्मूथ होगी, जुन्नार वाली जो रोड है वो स्मूथ रोड होगी। तो इस केस के अंदर उन्होंने कहा है कि जो ट्रैवलर है, इस केस में स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर जो निकला हुआ ट्रैवलर है, वो स्मूथ रोड होगी जो उसके ऊपर जाएगा, राइट। जो हमवार सड़क होगी उसके ऊपर जाएगा वो, या जिस रोड के अंदर बम्प्स होंगे उसके ऊपर नहीं जाएगा, या। तो उन्होंने बेसिकली अपने रिलीजन्स के अंदर जो पाथ है उसको डिफ़िकल्ट पाथ बता दिया है, और जो हिंदुज़म का जो पाथ है उसको स्मूथ पाथ बता दिया है। और आई थिंक ओवरऑल इसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि ये शेर जो है उसकी टोन, क्योंकि इस तरह के बहुत शेर व शायरी में कहे गए हैं, गालिब साहब ने भी कहे हैं। इस केस के अंदर जो उनका अपना रिलीजियस ऑर्डर, जो उसकी रिलीजियस अथॉरिटी थी, उसके अगेंस्ट मेरे ख्याल से ये शेर कहा गया है, जो कि अक्सर ट्रेडिशन में हुआ है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो स्पिरिचुअल डिवाइन जर्नी का जो ट्रैवलर होगा एक्सक्यूज़ मी, वो जो हमवार रोड होगी, जो स्मूथ रोड होगी, उसके ऊपर चलेगा। और उन्होंने कहा है कि जुन्नार बांध सुबह सद्दाना तोड़ डाल, रह रोह चले है राह को हमवार देखकर। जो हमवार रोड होगी उसके ऊपर स्पिरिचुअल जर्नी का ट्रैवलर चलेगा। अच्छा, अगला शेर जो है बड़ा ही खूबसूरत शेर है। कहते हैं इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। तो आबले होते हैं जो पाँव के छाले, और पुरखार मीन्स फुल ऑफ, खार कहते हैं कांटे को। तो कांटों से भरी हुई सड़क जो है, राह को पुरखार देखकर। तो ये दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ द लवर्स लव फॉर पेन एंड सफरिंग। वो इश्क मोहब्बत की राह पे चल रहे हैं, इसको आप एक स्पिरिचुअल जर्नी भी सोच सकते हैं। बट लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक ऑफ लव एंड पैशन। तो इश्क की राह पे, मोहब्बत की राह पे वो चल रहे हैं, और वो राह बहुत मुश्किल है। तो जैसे चलते चलते आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे, अगर आप दुनिया की कोई जर्नी कर रहे हो, नंगे पाँव स्पेशली चल रहे हो, तो पाँव पे उनके छाले पड़ जाएंगे। वो छाले जो हैं वो दे आर पेनफुल ऑब्वियसली। तो कहते हैं इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, राइट, कि मैं घबरा गया था कि अब मैं इस इश्क की राह पे और कितना चल पाऊँगा, क्योंकि मेरे पाँव में आबले पड़ गए हैं, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, राइट। लेकिन कहते हैं जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। लेकिन उन्होंने आगे देखा तो राह के ऊपर कांटे बिछे हुए थे, और इसको देख के उनका जी खुश हो गया है, राइट। अब इसके अंदर जो ट्रिकी पार्ट वो यही है, इसको इमेजिन करना कि जब वो कांटे जो हैं उनके आबलों के अंदर घुस जाएंगे, उसको उनको छील देंगे, राइट। और मे बी दे विल लैंस द ब्लिस्टर्स इन दिस केस, अगर इंग्लिश यूज़ की जाए,
तो उससे क्या होगा, राइट? उससे होगा ये कि जो आंवले जब फट जाएंगे, राइट, तो उनके अंदर से पीक निकलेगी और दर्द होगा उससे, राइट? दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि और दर्द होगा, या फिर आंवलों को इसलिए भी फोड़ा जाता है ताकि रिलीफ मिले, राइट? लेकिन कांटे चुभने जो हैं उसकी अपनी पेन भी है, या तो ओवरऑल उन्होंने दो तीन सिचुएशंस इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं, राइट? तो कांटे चुभने से दर्द भी होगा, कांटे चुभने से छाले फूटेंगे, पीक भी निकलेगी, उसका भी दर्द होगा, लेकिन शायद थोड़ा रिलीफ भी आएगा उन छालों के फटने से। तो ओवरऑल सिचुएशन आप ये देखें कि मुश्किल इश्क मोहब्बत की राह पे वो चल रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं उनके, राइट? लेकिन उनके सामने और दुख मुसीबतें आ रहे हैं, लेकिन उनका दिल खुश हो रहा है, और दुख दर्द आ रहे हैं, कांटे पड़े हुए हैं, कांटों के ऊपर चलना पड़ेगा अब उनको इस राह में, लेकिन वो कहते हैं मेरा दिल खुश हो रहा है इसको, क्या? तो आप, आई विल लीव सम ऑफ दिस टू योर ओन इमेजिनेशन, लेकिन ओवरऑल देखें पिक्चर क्या है कि इश्क की राह में जितनी भी दुख मुसीबतें, फिज़िकल पेन उनके सामने आ रही है, ही इज़ चेरिशिंग ऑल ऑफ दैट। एक मोमेंट के लिए वो घबरा गए थे, घबराए इसलिए नहीं थे कि उनको दुख दर्द हो रहा है, घबराए इसलिए थे कि अब पाँव में छाले पड़ गए, मैं कितनी दूर और चल पड़ूंगा। लेकिन कुदरत ने क्या किया, आगे कांटे बिछा दिए, या तो कांटों की इम्प्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली हैं। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख कर। अच्छा, ये अगला शेयर जो है दैट्स एन एनिग्मा। आई डोंट थिंक कि मुझे पूरी तरह से समझ में आया। जो समझ में आया वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बदगुमां है मुझसे कि आईने में मेरे, क्या बदगुमां है मुझसे कि आईने में मेरे, तूती का अक्स समझे है जंगार देखकर। तो महबूब जो है वो बदगुमान हो गया है अपने आशिक से, गालिब साहब से। तो तूती का मतलब है पैरट, तोता, और जंगार जैसे हमने पहले देखा है इस केस के अंदर, जो मेटालिक मिरर है उसके ऊपर हरे रंग का जो जंग लग जाता है उसको जंगार बोला गया है। तो हुआ यह है कि महबूब ने गालिब साहब के आईने को देखा है, और उस आईने के ऊपर जंगार लगा हुआ था। जो तोता होता है वो भी हरे रंग का होता है। तो उसको, महबूब को ऐसा लगा कि शायद उस शीशे के अंदर उसको एक तोता दिखाई दे रहा है, और इस बात से वो बदगुमान हो गई है महबूब से। शी हैज़ बिकम सस्पिशियस ऑफ द लवर, एक्चुअली आशिक से बदगुमान हो गई। अब क्यों बदगुमान हो गई है, ये बड़ा मुश्किल इसके अंदर सवाल है, मुझे समझ में नहीं आया। एक दो एंगल उसके ये हैं कि शायद किसी तरीके से जो महबूब है उसको ये लगा है कि आशिक जो है वो तूती से, इसके अंदर तोते से प्यार करने लग गया है, और इस वजह से वो बदगुमान है। बदगुमानी का मतलब सस्पिशन है, राइट? तो इसके अंदर एक जेलसी की सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अब उस जंगार को तूती से कंपेयर करना, और तूती जो है उसको देख के बदगुमान होना, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है जो मुझे समझ में नहीं है। अगर आप में से किसी को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप कीजिए। तो जो एक दो चीज़ें समझ में आती हैं वो मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल इस केस के अंदर महबूब जो है वो आशिक से बदगुमान हो गया है, किसी बात पे सस्पिशियस हो गया है, और शायद इस बात पे वो बदगुमान है कि आशिक जो है वो तोते से प्यार करने लग गया है। इट साउंड्स रिडिकुलस, बट लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक आई गॉट दिस शेयर। अच्छा, अगला शेयर देखें। या फिर इसकी एक इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है कि शायद ये जानबूझ के इसको एक कॉम्प्लिकेटेड, अब्सर्ड किस्म का शेयर लिखा गया है, ये बात बताने के लिए कि महबूब जो है वो आशिक से कब बदगुमान हो जाए या किस वजह से बदगुमान हो जाए, ये आप कभी समझ नहीं सकते, जैसे कि आप इस शेर को समझ नहीं सकते। या ये एक बात हो सकती है। अगला शेर देखें, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेर है। कहते हैं, गिरनी थी हम पे बर के तजल्ली न तूर पर, गिरनी थी हम पे बर के तजल्ली न तूर पर, देते हैं बादा ज़र्फ़ कदा ख्वार देख कर। तो बर के तजल्ली, तो आपको पता है लाइट ऑफ द ग्लोरी ऑफ लाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन, और तूर जो है ये माउंट तूर, जिसके हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि इस्लामिक और बिब्लिकल ट्रेडिशंस में आता है कि प्रॉफिट मोसेस जो थे वो चाहते थे कि खुदा अपनी झलक उनको दिखाए, और वो आ, तूर पे जाके उन्होंने खुदा को बोला कि अपनी झलक मुझे दिखा। तो खुदा ने कहा तेरे से झेली नहीं जाएगी, बट ही इंसिस्टेड। तो फिर खुदा ने ऊपर से एक बिजली जो है वो चमकाई, या वो खुदा की डिवाइन प्रेजेंस की वो झलक थी, वो बिजली जो थी, राइट? तो उसको यहाँ पे बर के तजल्ली कहा गया है, लाइक इट्स द लाइटनिंग ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। लेकिन प्रॉफिट मोसेस से वो जो है हैंडल नहीं हुई और वो बेहोश हो गए इस केस के अंदर। लेकिन आप देखें कि गालिब साहब का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखें,
है। वो अपने आप को प्रॉफिट मोजेस जो कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं उनसे भी कंपेयर नहीं कर रहे, वो अपने आप को उस माउंटेन तूर से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। कहते हैं गिरनी थी हम पे बरके तजल्ली न तूर पर, राइट। वो कहते हैं ये जो बरके तजल्ली थी, ये गालिब साहब कह रहे हैं मेरे ऊपर गिरनी चाहिए थी, ये तूर पे नहीं गिरनी चाहिए थी। अब ये भी एक इसका एंगल है कि गालिब साहब अपने आप को वहाँ प्रेजेंट बता रहे हैं, राइट। जब ये वाक़या हुआ तो गालिब साहब कहते हैं मैं भी वहाँ खड़ा था, क्या, और मेरे ऊपर गिरनी चाहिए थी, तूर के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए थी। क्यों? कहते हैं देते हैं बादा ज़र्फ़ कदा ख्वार देख कर। वाह वाह वाह। बादा तो आपको पता है शराब, और ज़र्फ़ कदा ख्वार का मतलब है कैपेसिटी ऑफ द कप ड्रिंकर। इसके अंदर वो कहते हैं कि जितनी शराब पीने वाले की कैपेसिटी हो उससे प्रोपोर्शनल उसको शराब दी जाती है। तो कहते हैं तूर जो था उसके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर नहीं थी कि वो बरक़े तजल्ली को हैंडल कर सके। ऐसा भी कहा जाता है कि जब बरक़े तजल्ली चमकी तो वहाँ पे कोई ज़लज़ला आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, आग का तो ज़िक्र है ही है। सो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ए कमोशन। तो वो कह रहे हैं तूर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बरक़े तजल्ली को हैंडल कर सके, इसलिए वो बरक़े तजल्ली मेरे ऊपर गिरनी चाहिए थी, राइट। क्योंकि मेरे अंदर ज़र्फ़ कदा ख्वार है, मैं उस डिवाइन वाइन को पी सकता हूँ, उसको हैंडल कर सकता हूँ, या। तो इस केस के अंदर उन्होंने ही इज़ यूज़ द सिमिली ऑफ वाइन फॉर द लाइटनिंग ऑफ द ग्लोरी and the capacity of a drinker, of a wine drinker, to the small capacity of the mountain in this case, yeah। तो कहते हैं तूर के पास इतनी शराब, इस रूहानी शराब को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं थी, मेरे ऊपर ये तजल्ली गिरनी चाहिए थी, बरक़े तजल्ली गिरनी चाहिए थी। देखिए कितना खूबसूरत ये शेर है। अच्छा, और दूसरा, अब ये नहीं गिरी उनके ऊपर, तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? ओवरऑल पिक्चर डिवाइन इनजस्टिस की पिक्चर है, राइट। वो अपने आप को एक डिज़र्विंग कैंडिडेट समझते थे, लेकिन वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, बरक़े तजल्ली उनके ऊपर नहीं गिरी, राइट। तो दिस ही कंसिडर्स दिस टू बी एन इनजस्टिस डन टू हिम बाय डिविनिटी एंड फेट, या खुदा ने उनके साथ ये इनजस्टिस किया है, ऐसी टोन है इसकी, या। तो ओवरऑल इस केस के अंदर आई थिंक दो ही चीज़ें हैं। एक तो ये मिर्ज़ा गालिब्स वेरी हाई ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ, या, एंड द इनजस्टिस डन टू हिम बाय डिविनिटी एंड फेट। इसको फिर से पढ़ देते हैं, आप भी इसके बारे में सोचें कि गिरनी थी हम पे बरक़े तजल्ली न तूर पर, देते हैं बादा ज़र्फ़ कदा ख्वार देख कर, या। तो ये इसकी सेकंड लाइन जो है ये लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस में यूज़ की जा सकती है। अच्छा, अब ये आखिरी शेर देखें कि सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का। ये भी बड़ा खूबसूरत शेर है कि सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का, याद आ गया मुझे तेरी दीवार देख। अब गालिब साहब जो हैं वही गालिब साहब के बारे में शेर लिख रहे हैं। तो गालिब शोरीदा हाल का मतलब है पागल गालिब, लाइक मैड और डिस्टर्ब्ड गालिब, या। तो वो महबूब की गली से निकल रहे हैं इस केस के अंदर, और महबूब की दीवार उनको दिख गई, और उस दीवार को देखते उनको क्या वाक़या याद आ गया? सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का। उनको ये वाक़या याद आ गया कि उस पागल, उस वहशी गालिब ने इस दीवार के ऊपर सर मार मार के अपना सर फोड़ लिया था। मे बी ही जस्ट कमिटेड सुसाइड बाय स्लैमिंग एंड बैंगिंग हिज हेड ऑन द वॉल ऑफ द बिलवड, या वो महबूब के दर्शन चाहता था शायद वो आशिक गालिब साहब, उसको नहीं मिले, तो उस दर्द में उसने सर फोड़ फोड़ के वो मर गया वहाँ पे, है। और वो ऐसा दिल तोड़ देने वाला वो मंज़र था, ऐसा दिल तोड़ देने वाला वो वाक़या था कि वो दुनिया में मशहूर हो गया, या। इस केस के अंदर बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, और अब जो है उसकी जो याद जो है वो जो वहाँ से निकल रहा है, गालिब साहब खुद ही निकल रहे हैं, उनके दिमाग में उस वाक़ये की याद जो है वो ताज़ा हो गई है महबूब की दीवार को देख कर, राइट। तो perhaps the wall of the beloved's house was the nearest Mirza Ghalib could, or the lover could get to the beloved, right। तो देखिए कितनी दुख दर्द की ये इमेजरी यहाँ पे पेश की गई है कि आशिक जो है, गालिब साहब जो है, महबूब को नहीं मिल पाए, उसकी दीवार तक ही वो पहुँच पाए, और वहाँ पे अपने जुनून में उन्होंने सर फोड़ दिया अपना। ही परहैप्स ही कमिटेड सुसाइड, या। और अब ये किस्सा मशहूर हो गया है, जब भी कोई वहाँ से निकलता है महबूब की दीवार को देखता है तो उसको याद आ जाता है सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का, याद आ गया मुझे तेरी दीवार देखकर। जो इसके अंदर खूबसूरत वर्ड प्ले है, गालिब साहब गालिब के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो ये तो थी पूरी गज़ल, काफ़ी लंबी भी थी और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप दिस ऑल मेड सेंस। थैंक यू।